डरावनी आपबीती YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी हमें धर्मशाला से संजय जी ने भेजी है। संजय अभी अपने कस्बे में जॉब कर रहे हैं। ये जो कहानी उन्होंने हमें भेजी है ये आज से 4 साल पहले की है, जब वे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके। हमेशा से पैरानॉर्मल को लेकर आकर्षित रहे हैं। उन्हें भूतों और अलौकिक मुठभेड़ों के बारे में कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था और वे हमेशा कुछ डरावना अनुभव करने के अवसर की तलाश में रहते थे। इसी तरह एक बार जब संजय ने अपने स्कूल के पास स्थित एक भूतिया स्थान के पास से होकर गुजरने का फैसला किया तो क्या हुआ उस रात, आइए जानते हैं संजय के नजरिए से। एक दिन एक दोस्त के घर से घर लौटते समय मैंने खुद को अपने पुराने स्कूल के पास एक अंधेरे और भयानक कब्रिस्तान के माध्यम से एक शॉर्टकट के रूप में पाया। मैंने अफवाहें भी सुनी थी कि वह कब्रिस्तान हॉन्टेड था, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ एक और शहरी कथा के रूप में खारिज कर दिया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा, मुझे महसूस हुआ कि वातावरण में एक हल्की सी ठंडक अचानक दौड़ रही है। हवा एक अशांत भावना के साथ घनी थी और मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। अचानक मुझे अपने पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा कि वह क्या था, तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की और चलना जारी रखा। लेकिन फिर मैंने कदमों की आहट को और करीब आते सुना। डरते हुए मैं फिर पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी वहां कोई भी नहीं था। अचानक मुझे अपनी पीठ पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। संजय चिल्लाया और तेजी से पीछे मुड़ा, केवल अपने सामने एक भूतिया आकृति को खड़ा देखा। भूत का पीला चेहरा और चमकदार लाल आंखें थी और मैं उसकी बर्फीली सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैं डर के मारे जम सा गया, हिलने डुलने में असमर्थ। मैं एकटक उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह भूतिया आकृति कुछ इशारा कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और वह मुझे उसका पीछे चलने के लिए संकेत कर रहा था। मैं और कर भी क्या सकता था। मैं भूत के पीछे पीछे चल पड़ा, हालांकि मेरा मन उस समय मानो चिल्ला रहा था कि भाग जाओ। जैसे जैसे मैं और आगे गया, मैंने देखा कि भूत एक कब्र के पत्थर की ओर इशारा कर रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि भूत क्या चाहता है, लेकिन उसके निर्देशों का पालन करने के लिए मुझे एक अजीब सी मजबूरी महसूस हुई। मैं कब्र के पत्थर की ओर गया और जैसे ही मैं पास गया, मैंने देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद था। मैंने उस छेद के अंदर झांका और एक टिमटिमाती हुई वस्तु देखी। वह एक सफेद मोती था जो चांदनी रात में चमक रहा था। मैंने छेद के अंदर हाथ पहुंचाया और मोती निकाल लिया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, भूत गायब हो गया था और मैं उस सुनसान कब्रिस्तान में अकेला था। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकला और अपने घर की ओर भागा। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मैंने क्या देखा और अभी यह क्या हुआ था। मैं उस भूतिया कब्रिस्तान की कहानियों पर संदेह कर रहा था, लेकिन अब मैं जानता था कि वहां कुछ तो डरावना चल रहा था। दिन बीतते गए और मैं उस डरावने एहसास को भुला नहीं पाया जो अनुभव मैंने किया था। मैंने उसके बाद उस रास्ते से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहर में कुछ जगहों पर जाने का यही एकमात्र रास्ता था। अपने डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी होना शुरू हो गई और फिर मैंने उस प्रेतवादित कब्रिस्तान के बारे में और अधिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने क्षेत्र में होने वाली असाधारण गतिविधियों की अनगिनत कहानियां और वृतांत पढ़े। मैंने कई बूढ़े बुजुर्गों से भी बात की। लगभग आधे से ज्यादा कहानियां उसी भूतिया आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई लग रही थी,
जिसका मैंने उस रात सामना किया था। एक कहानी जो मेरे दोस्तों घटी थी, वह मेरे दोस्तों के एक समूह के बारे में थी, जिन्होंने रात में कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया था। उन्हें वहां रात बिताने की हिम्मत हुई थी, और उन्होंने सोचा कि यह उनके साहस को परखने का एक मजेदार तरीका होगा। मैंने उन्हें लगातार समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने और उस कब्रिस्तान के पास रात बिताने चले गए। उस कब्रिस्तान से लगभग 30 मीटर दूर समूह ने एक कैंप फायर किया और भूतों की कहानियां सुनाना शुरू किया। हालांकि जैसे जैसे रात होती गई, अजीब चीजें होने लगी। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने अजीब फुसफुसाहटें भी सुनी और अपने कैंप फायर के आसपास ठंडे स्थानों को महसूस किया। जैसे ही रात हुई, उन्होंने महसूस किया कि वे कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने चारों ओर छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखा, और उन्होंने दूर से आती हुई दर्द से भरी चीखें सुनी। समूह इतना डरा हुआ था कि उन्होंने जल्दी से जल्दी सामान समेटने और कब्रिस्तान छोड़ने का फैसला किया। मैं उनकी आपबीती से थोड़ा हैरान था, और मैंने फैसला किया कि अब मैं भी कुछ ऐसा ही अनुभव करना चाहता हूँ। मैंने उन दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर से उस भूतिया कब्रिस्तान में देर रात जाने के लिए जैसे तैसे मना ही लिया। मैं यह देखना चाहते थे कि पहले जिस भूतिया आकृति का हमने सामना किया था वह वास्तविक है या हमारी कल्पना की उपज है। जैसे ही हम कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, हम अपने अंदर उत्साह महसूस कर सकते थे। रात शांत थी, और वे केवल हमारे चलने से जमीन पर पड़ी पत्तियों की सरसराहट और एक आवारा कुत्ते की दूर कहीं रोने की आवाज सुन सकते थे। हम थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर घूमते रहे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के किसी भी संकेत को खोजने की कोशिश करते रहे। कुछ मिनटों के बाद हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कदमों की आहट हो, लेकिन हम सभी तो एक ही जगह पर खड़े थे। हमने आसपास देखा, हमें कोई नजर नहीं आया। अचानक मेरे एक दोस्त की चीख निकली। उसने एक छायादार आकृति को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा था। समूह शांत रहने की कोशिश करते हुए आपस में भिड़ गया, लेकिन तभी एक और चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक जोरदार गिरने की आवाज से माहौल शांत हुआ। हमने जब मुड़कर देखा तो हमारा एक और दोस्त जमीन पर गिर पड़ा था। वह बेहोश हो गया था और वह जाग नहीं पा रहा था। हम सभी दोस्त डर गए। हमें नहीं पता था कि क्या करना है, और हमें ये भी लग रहा था कि हमें कोई देख रहा है। अचानक दूर से एक अजीब मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगी। यह जोर से और जोर से हो रहा था, और हमने ये पाया कि यह उसी कब्र के पत्थर की दिशा से आ रहा था जहां मुझे मोती मिला था। हमने उम्मीद करते हुए जांच करने का फैसला किया ताकि कुछ उत्तर खोज सके। जैसे जैसे हम करीब गए, हमने देखा कि लोगों का एक समूह कब्र के चारों ओर किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रहे हैं। वे काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चारों ओर मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जल रही थीं। जब वो लोग अपना तंत्र मंत्र कर रहे थे तो मैं और मेरे दोस्त सुन्न होकर देखते रहे। हम ये जानते थे कि वो लोग कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमारी समझ से परे था। अचानक उन लोगों के सदस्यों में से एक ने हमें देख लिया और हमें अपनी ओर आने का इशारा किया। हम सभी घबरा गए थे और बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भागने लगे, लेकिन भीड़ ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन उन लोगों का समूह हमारे और करीब आता जा रहा था। जब हमें लगा कि अब हम पकड़े गए हैं, तो हमने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी हमारी ओर आ रही है। हमारे एक दोस्त ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था जब वह होश में आया और उसे पता चला कि हम सभी मुसीबत में हैं। पुलिस समय पर पहुंच गई थी और मुझे और मेरे दोस्तों का पीछा कर रहे लोगों के समूह को पकड़ने में कामयाब रही। लोगों का समूह एक पंथ निकला जो काले जादू का अभ्यास कर रहा था। वे प्रेतवादित कब्रिस्तान का उपयोग अपने गुप्त स्थल के रूप में कर रहे थे, और वे वहां खतरनाक जादू टोना कर रहे थे। मैं और मेरे दोस्त भाग्यशाली थे कि हम बिना किसी चोट के बच गए।
लेकिन हमने महसूस किया कि जितना हम पहले विश्वास नहीं करते थे, उससे ज्यादा अब हम डरते हैं। लेकिन आज भी मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस आत्मा ने मुझे वह मोती किस काम के लिए दिया था। ये आज भी एक राज ही है। दूसरी कहानी हमें शिमला से दिनेश जी ने भेजी है। ये दूर दराज के इलाकों में काम के सिलसिले से जाते रहते हैं। इसी तरह वे पारलौकिक शक्तियों का सामना भी कर चुके हैं। हमारे माध्यम से ये अपनी आपबीती आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए इनके नजरिए से इनकी आपबीती को सुनते हैं। मेरा नाम दिनेश है। मैं शिमला का रहने वाला हूं और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे लिए वह दिन हर आम दिनों की तरह था जब मैं माल से लदे एक ट्रक के साथ मंडी से शिमला जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे भयानक और अविस्मरणीय यात्रा होगी। जैसे ही मैं घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गाड़ी चला रहा था, मेरा ट्रक अचानक रुक गया। मैंने इसे कई बार फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह हिलता नहीं था। अंधेरा हो रहा था और मुझे पता था कि मुझे इस मुद्दे को जल्दी से ठीक करना होगा, क्योंकि मैं इस सुनसान जंगल में नहीं फंसना चाहता था। मैं ट्रक से बाहर निकला और इंजन की जांच करने लगा। तभी मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ आवाज साफ और स्पष्ट होती गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर एक आकृति खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने एक महिला थी। मैं शुरू में डरा हुआ था, लेकिन वह हानिकारक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है। एक मददगार व्यक्ति होने के नाते मैं उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हम उसकी कार की ओर चल रहे थे, मैंने देखा कि वह असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुझे उसकी गति के साथ चलने में कठिनाई हो रही थी। हम कार तक पहुंचे और मैंने यह देखने के लिए जांच शुरू कर दी कि इसमें क्या गलत था। जैसा कि मैं ऐसा कर रहा था, वह अचानक कहीं गायब हो गई। मैं डर गया था और नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उसे काफी देर तक आवाजें दी कि आप कहां हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद मैंने एक जोरदार भयानक हंसी सुनी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कार छोड़ने और जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रक पर वापस जाने का फैसला किया। ट्रक की ओर वापस जाने के रास्ते में मुझे और भी अजीब आवाजें सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मन में भगवान का नाम लेकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में थकान दौड़ रही हो और मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अंत में मैं जैसे तैसे अपने ट्रक तक पहुंच गया और जल्दी से अंदर पहुंच गया। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे वहां से जल्द निकलना होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करते हुए चाबी घुमाई और ईश्वर की दया से ट्रक चल पड़ा। उतने में पीछे से उस भूतिया आकृति ने जोर से आवाज लगाई, आज तो तू बच गया, पर अगली बार नहीं। ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था, उतना तेज मैं अपनी ट्रक को ले गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि मैं शिमला में अपने घर की सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। जब मैं शांत हो गया तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भूतिया मुठभेड़ से बाल बचा था। सफेद साड़ी वाली महिला ने मुझे अपनी मदद करने के लिए धोखा दिया था, और अगर यह मेरी त्वरित सोच के लिए नहीं होता, तो शायद मैं जीवित नहीं निकल पाता। उस दिन से मैंने यह सुनिश्चित किया कि अलौकिक और पारलौकिक ताकतों को कभी कम न आंकूं और हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखूं। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।